Hello dear students, welcome back to my new video. Again in this video I will be discussing the previous year paper of JEE Mains, how a topper has approached this paper. I will be guiding you. Without even having any secondary thought, let's treat every problem at its merit and let's kill it. जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो एसर्सन रीजन का है. एसर्सन बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड. बट हमें तो पता है अक्रॉस अ पीरियड अगर हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ नहीं करता, इंक्रीज़ करता है. तो ये एसर्सन जो है वो ये फॉल्स हो गया. उसके बाद बोल रहा है क्या रीज़न के अंदर, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शील्डिंग अक्रॉस अ पीरियड. अगर मैं इसके बारे में बात करूँ देन जब हम लोग पीरियड के अक्रॉस जाते हैं देन जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, वो बढ़ता है. एंड ये बात तो सही है कि ये आउटवे करता है शील्डिंग को. सो रीज़न वाला जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है एंड एसर्सन वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. सो ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू. सो राइट आंसर इज़ 3. उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल है, इन द दिक्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन येलो सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. एसिडिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन on adding amyl alcohol and 10% H2O2 turns organic layer blue, indicating the formation of a chromium pentaoxide. Oxidation state of chromium in that is. So मैं इसको क्या करूँगा, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड आ गया, सो इट इज़ लाइक CrO5 एंड सर इसको ब्लू बटरफ्लाई इसका नेमिंग किए करे थे. सो इसमें तो क्रोमियम पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है. सो राइट आंसर वुड बी 1. इसमें अगर आप देख पाएंगे देन ये बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है सॉल्ट एनालिसिस का. अगर आपको ये पॉइंट्स एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एडिंग ऑफ एमाइल अल्कोहल 10% अगर आपको नहीं भी पता है, ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ से लूप होल निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का एंड वहाँ से आप फिर इसको सॉल्व कर लीजिए. तुरंत सॉल्व हो जाएगा 20-25 सेकेंड के अंदर ही. बट हाँ, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए था कि CrO5 ब्लू बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है, जो कि ये रेडॉक्स में भी बताया जाता है, डी ब्लॉक में भी आता है. सो ये प्रीटी ऑब्वियस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है ये. नाउ अगला प्रॉब्लम जो है वो है द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड इज. इसका आंसर जो है वो स्ट्रेट अवे में मैं रेजोनेंस एनर्जी मार्क करूँगा. ये स्ट्रेट अवे रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन है. इससे जो चीप लेवल का सवाल नहीं हो सकता. स्ट्रेट अवे में 2 मार्क करूँगा एंड वहाँ से निकलूँगा. ठीक है. नंबर 62, अगर मैं नंबर 62 की बात करूँ देन इधर कुछ दिए हुए हैं, जिगलर कैटलिस्ट, ब्लड पिगमेंट, विल्किंसन कैटलिस्ट, विटामिन B12 एंड रोडियम, कोबाल्ट, आयरन एंड टाइटेनियम. सो अगर मैं ऑप्शंस जाऊँ देन ऑप्शंस के अंदर ए के सारे लिस्ट 2 के अंदर जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं वो चेंज हो रहे हैं. सो अगर मैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट के बारे में बात करूँ देन ये टाइटेनियम होगा. ठीक है. सो राइट आंसर इसका 4 होगा. 65, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस. सी हमें इन जनरल ये सिखाया जाता है कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या है, वो कम होता है. ठीक है. सो बट ऐसी बात नहीं है. अगर ये NCERT का स्टेटमेंट है, अगर आप NCERT जाओगे एंड ग्रुप 14 देखोगे देन वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो है कार्बन का 2.5 एंड सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, इन तीनों का 1.8 दिया हुआ है. NCERT में दिया हुआ है भाई. और लेड का जो है वो 1.9 है. सो इस हिसाब से ग्रुप 14 के बारे में अगर मैं बात करूँ देन ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, है ना. एंड ग्रुप 14 कंटेन्स नॉन मेटेलिक, मेटेलिक एज वेल एज मेटलॉइड. या दैट्स ट्रू, ये सही है. अगर मैं मेटलॉइड की बात करूँ देन ग्रुप 14 के अंदर मेटलॉइड आपके कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मीनियम. सो ये मेरे को पहले से पता था, NCERT में भी दिया हुआ था. एंड ये सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, ये सारे का सर ने बोला था कि NCERT से एक एक वैल्यूज़ जो है वो याद करके जाना और देख कर जाना. सो अगर आप वो नहीं देख कर गए हैं देन ये स्टेटमेंट जो है वो आप 1 जो है वो स्टेटमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है. बट ये बहुत आसान लेवल का सवाल है. उसके बाद है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम. अगेन ये
एल्कली मेटल का सवाल है। एंड अगर मैं रुबीडियम की बात करूँ देन सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, पहले लिथियम भी आता है, सो इट विल बी लाइक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो ये पांचवा वाला है, सो इट विल बी लाइक 5s1 विच मीन्स n का वैल्यू 5 हो गया। s है, s मीन्स l का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 0। फिर उसके बाद से अगर मैं m की बात करूँ देन m भी 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर l 0 है तो m भी 0 है ना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। एस में चेक करना भी नहीं चाहता बिकॉज वो प्लस हाफ भी हो सकता है एंड माइनस हाफ भी हो सकता है। सो मेरे को यहीं से डिफरेंस निकल कर आ जा रहा है बाकी सारे अदर ऑप्शन से। सो राइट आंसर इसका 1 होगा। नाउ 68, द एरिनियम आयन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। सो एनिलीन इज़ लाइक बेंजीन विथ NH2, ओके। एंड अगर मैं ब्रोमिनेशन करा रहा हूँ देन इट विल बी लाइक ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा पे अटैक होगा, मेटा पे अटैक होगा नहीं। एंड यहाँ पे मेटा वाला दे रखा है विच मीन्स यही सबसे गड़बड़ आंसर है, ठीक है। यही जो है वो इन्वॉल्व नहीं है इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। सो मैं स्ट्रेट अवे थर्ड मार्क करूँगा एंड वहाँ से निकलूँगा। उसके बाद जो है ये ईथर वाला सेगमेंट है एंड हम HBr ले रखे हैं एंड यहाँ हीट दिया हुआ है। सो मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। सो सर ने बताया था लाइक कि अगर ईथर होगा देन यहाँ पे प्रोटोनेट करेंगे एंड बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी, ऐसे करते नहीं हैं तो बॉन्ड अगर इधर से ब्रेक होगी देन यहाँ बेंजीन के साथ OH जुड़ जाएगा। सिमिलरली जो नीचे वाला सेगमेंट है वहाँ पे C डबल बॉन्ड C है तो हम बॉन्ड ऐसे पोलराइज करेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा और इस प्लस पे हम Br अटैच कर देंगे। सो अगर मैं राइट आंसर ढूंढने जाऊँ इसका 67 का देन ये 4th निकल कर आएगा। ये भी बहुत बहुत ईजी सवाल है ऑर्गेनिक का। उसके बाद जो है वो है appearance of blood red color on treatment of sodium fusion extract on an organic compound with FeSO4 in the presence of concentrate H2SO4 indicates the presence of element। ये straight away मेरे मॉड्यूल का सवाल है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ उस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का सवाल है। सो मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर नाइट्रोजन एंड सल्फर मार्क करूँगा। जो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखा था वो उसका ये फीलिंग था कि उसके मॉड्यूल का ये स्ट्रेट अवे सवाल था। आप कोई भी मॉड्यूल उठा के देख लो, रेजोनेंस का देख लो, बंसल का देख लो, नारायणा का देख लो, ठीक है, एलन का देख लो, सारे मॉड्यूल में ये पड़ा हुआ है। ये लेजाइन टेस्ट है, नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजेंस के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लड रेड कलर आता है विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो इसका स्ट्रेट अवे आंसर में 3 मार्क करके वहाँ से निकलूँगा। सो अगला सवाल है, given below are two statements, aryl halide cannot be prepared by the replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom। so अगर मैं यहाँ बात करूँ ये रहा phenol NHX, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये स्ट्रेट अवे NCERT में लिखा हुआ है देयर विल हैव नो रिएक्शन, ठीक है। सो पहला वाला स्टेटमेंट जो है बेसिकली असर्शन जो है वो ट्रू है। उसके बाद है फेनॉल्स रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड्स वायलेंटली, ये तो उसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये गड़बड़ है, रीज़न फॉल्स है। वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन ही नहीं होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो थर्ड इसका आंसर होगा, मैं मार्क करके निकल जाऊँगा। 72, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी मेटलर्जी हटा दिया है उन्होंने NCERT से। आप मेटलर्जी जाके देखोगे पुराने वाले NCERT में फ्लोरोस्फार मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, ये स्ट्रेट अवे वहाँ दिया हुआ है। फ्लोरोस्फार क्रायोलाइट ये वो वहाँ पे दिया हुआ है। सो फ्लोरोस्फार जो होता है वो CaF2 होता है। सो अगर ये CaF2 होगा देन यही वाला जो है वो इनकरेक्ट है। सो मैं 1 मार्क करके वहाँ से निकल जाऊँगा। उसके बाद है इंट्रैक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इससे मतलब आसान चीज़ हो नहीं सकता। अगेन ये NCERT का है लाइन एंड इट विल बी रेजोनेंस। हमें सिखाया जाता है डबल बॉन्ड है और इसके साथ इधर एक एटम है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। सो ये लोन पेयर इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, राइट। सो ये रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सीन है, Cl2 है, HNu है। HNu मुझे पता है ये फ्री रेडिकल होगा, और फ्री रेडिकल होगा देन स्टेबल जगहों पे रेडिकल बनाएंगे हम रेडिकल यहाँ बनाएंगे एंड यहाँ बनाएंगे एंड वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, Cl। सो अगर मैं वहाँ Cl पुट कर रहा हूँ देन ये होगा। सो बधाई हो, या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा। उसके बाद से
Cl2 ये क्या है? ये हमें सिखाया गया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइम पे एल्कीन के ऊपर अटैक कराते हैं, वहाँ पे Br2CCl4 था, यहाँ पे Cl2 है, सो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, एंड अगर वो डबल बॉन्ड हट जाएगा देन वहाँ पे 2 Cl आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा 4, ऑप्शन 4। ठीक है। उसके बाद है KMnO4 डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू 513 केल्विन टू फॉर्म O2 along with, अगेन ये मॉड्यूल का सवाल है, NCERT का है। किसी भी मॉड्यूल को आप उठा के देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जेई की तैयारी कराते हैं उनके सारे के मॉड्यूल में है। सो इसका राइट आंसर K2MnO4 NMnO2 होगा। 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनाइल्स CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स की बात कर रहा है, एंड ये सवाल जो है इसके अंदर पड़े हुए ऑप्शंस जो हैं वो जेई एडवांस में पूछे जा चुके हैं पहले, एंड जेई मेंस में भी 3 साल पहले ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा CO2 CO8। ये स्ट्रेट अवे सवाल है, मेरे को इसका स्ट्रक्चर पता था ऑलरेडी, ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर पे, सो विदाउट इवन वरिंग अबाउट, ठीक है, मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर मार करके निकल जाऊंगा, विच इज़ 1। 77 में मेरे पास एल्कीन है, एंड एल्कीन पे वाटर डाला है, सो मैं क्या बनाऊंगा इसका? एल्कीन है, एल्कीन पे वाटर में OH कर दूंगा। CrO3 ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये OH जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या देगा आपको? ये डबल बॉन्ड O देगा, एंड ये उल्फ किश्नर है, एंड उल्फ किश्नर ये डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है, तो इसका राइट आंसर होगा। सो बहुत आसान सवाल पूछा है। नेक्स्ट, अगर मैं 76 पे जाऊँ, टाइप ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनते हैं बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। NCERT का लाइन है ये। सो अगर ऐसा है देन जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे अल्फा ही तो मिलेगा, सो इसका आंसर 2 होगा। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? डेल्टा G इज निगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा G इज पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर मैं यहाँ देखने जाऊँ देन सर ने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा G आप हमेशा स्पॉन्टेनिटी के बारे में अगर वो बात करें तो चेक कर लेना प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है या नहीं। अगर वो प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हुआ है एंड अगर तब वो पॉजिटिव होगा देन वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, एंड उस समय अगर वो निगेटिव होगा देन वो स्पॉन्टेनियस होगा। बट यहाँ पे मेरे को कुछ प्रेशर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, देन मैं कोई सेकेंडरी थॉट नहीं रखूँगा रिगार्डिंग दैट। मैं स्ट्रेट अवे जो प्रॉब्लम के अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं वो देखकर मार्क करूँगा। डेल्टा G इज़ निगेटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या दैट्स ट्रू। डेल्टा G इज़ पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नहीं, यही गड़बड़ है। सो इसका राइट आंसर 2 होगा। उसके बाद है क्लोरीन अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन एल्कलाइन मीडियम। सो अगर मैं यहाँ लिखने जाऊँ देन इट इज़ लाइक Cl2 Cl माइनस एंड ClO माइनस। सो एल्कलाइन मीडियम है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो सर बोले थे सबसे पहले क्या बैलेंस करने के लिए? चार्ज। सो अगर मैं चार्ज बैलेंस करने जाऊँ देन इधर चार्ज कितना है 2, सो उतना मेरे को OH माइनस सप्लाई करना होगा। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे उतना वाटर देना होगा, सो मैं एक वाटर दूंगा, एंड सर बोले थे उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से जाऊँ A की वैल्यू पता करने, सो ये 1 आ रही है, B की वैल्यू 2 आ रही है, C की वैल्यू, D की वैल्यू एंड E की वैल्यू कितनी है? ये सारे जगहों पे 1 है। अच्छा, एनीवेज ये E पूछा नहीं है, सो इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट, इन एल्कलाइन मीडियम MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेज I-2। अगेन ये NCERT का लाइन है, एंड MnO4 माइनस खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में, एंड I- को किस में कन्वर्ट करेगा? IO3 माइनस में। ये NCERT का लाइन है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? IO3 माइनस। सेक्शन 2 में अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। मैं इस पे ज़्यादा वरी करूँगा ही नहीं, ये टाइम क्यों वेस्ट करना है सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बना के, एंड ऑल लीव इट, छोड़ दूंगा मैं उसको। और इसी के अगेंस्ट यहाँ सामने जो है फॉर द रिएक्शन N2O4 ट्वाइस NO2 Kp इतना दिया हुआ है, Kc फॉर द सेम रिएक्शन एट दिस वेरी टेम्परेचर इज। सो
आपको मन करे तो आप बनाओ, नहीं मन करे तो आप इसको छोड़ दो, बिकॉज ये कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। देन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स एट द सेम, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जीज उनके सारे दे रखे हैं 40, 50, 60। सो ये मेरा जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में ये आखिरी सवाल था। अगेन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये क्वेश्चंस उनके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ आरएनएस लिखूं, सो इट विल बी लाइक A1 A2 बाय A3 टाइम्स टू द पावर माइनस EA1 प्लस EA2 minus EA3 by RT will be equal to A e to the power minus EA by RT। यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ then EA will become equal to EA1 plus EA2 minus EA3 and ये कितना है 40, 50 minus 60, so it will be like 30। so इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मेरा 30 होगा। उसके बाद से सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, अगेन ये मोल कंसेप्ट का सवाल है, डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है, मोलैरिटी निकालना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते हैं इसको, बट एग्ज़ाम में नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है। सिमिलरली द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टडी करेंट ऑफ 0.15 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, अगेन ये कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, सो मैं नहीं करूँगा। मैं 86 की बात, देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन इज दिस मच, सो पाई कितना दे रखा है उसने 7 into 10 to the power 5 and it is at 273 Kelvin। osmotic pressure of the same solution at 283 is, so basically अगर मैं इसको pi1 बोलूँ and इसको T1 बोलूँ then pi2 निकालना है at T2, so it will be like pi equals CRT, same solution है, so concentration will be same, so pi2 is equal to pi1 into T2 by T1। सो ये है 7 into 10 to the power 5 into 283 by 273 एंड अगर मैं डिवाइड करूँ 273 283 देन ये 1 टाइम्स होगा 273, सो इट विल बी लाइक 10.0, फिर से एक मैं ज़ीरो डालूँगा एंड यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे ये कुछ 4 टाइम्स होगा, जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ। 4 टाइम्स भी नहीं हो रहा है, ये 3 टाइम्स जाएगा, सो ठीक है। सो 7 आ रहा है 70 इंटू 1.03 और इधर 10 टू द पावर मैं 4 कर दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ 10 टू द पावर 4 है, सो ये कितना होगा 70 इंटू 1.03, चेक कर लीजिए आप, इट विल बी 72.1। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कंटेन्स सल्फर एज हेटेरोएटम। आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो फिर आप कीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है देन आप उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेशीज ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ पैरामैग्नेटिक एंड विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। तो सर कराए थे वो 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड इधर क्या था 13, 12, 11, 10 एंड यहाँ पे बोला था उन्होंने कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा एंड देन 0.5 से आप कम करते चले जाना, ठीक है। सो देख लीजिए आप 2.5, ये क्या होगा 2, 1.5, 1। सो अगर मैं O2 प्लस की बात करूँ देन इट विल बी लाइक 15, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 तो है नहीं, N2 माइनस इट विल बी 16, अगेन नहीं है। O2 माइनस 2, 18, हाँ बॉन्ड ऑर्डर तो है 1 बट ये डायामैग्नेटिक है। एंड F2, अगर मैं F2 की बात करूँ देन इट विल अगेन बी 18, फिर से ये डायामैग्नेटिक है। Ne2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा एंड ये तो 0.5 हो गया। B2 की अगर मैं बात करूँ देन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1 एंड ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आप यहाँ ज़रूर देख सकते हो कि 10 जो है वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए, बट सर ये बताए थे कि ऐसे यूज़ करने से, इस टेबल को यूज़ करने से 16 और 10 पे डायामैग्नेटिक लोग सोचते हैं बट आपको पैरा लेके चलना है बिकॉज वो MOT से आता है। सो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। अच्छा H2 की मैं बात करूँ देन H2 जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। He2 की बात करूँ मैं प्लस की देन ये 0.5 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है 1 है। 89, फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिवन बिलो विच गिव्स पॉजिटिव फैलिंग।
सो पॉजिटिव फेलिंग हमें पता है ना कौन देगा, हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, ओके, एलिफेटिक देते हैं। सो बेंजल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड यस, एसीटोन कीटोन हो गया ये नहीं, एसिटोफेनॉन नहीं, मिथेनॉल यस, उसके बाद क्या है 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड नहीं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यस। क्या होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है ओजोनोलिसिस हो रहा है। सो ओजोनोलिसिस हो रहा है तो ऐसे मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा, सो मेरे को मिलेगा क्या, ये मिलेगा, कितने मिलेंगे मुझे 2 मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ज़रूर आप ये बोल सकते हो कि आंसर 2 होगा, बट आंसर 1 होगा, बिकॉज ये पर मोल ऑफ द प्रोडक्ट पूछ रहा है। पर मोल के कारण आपका जो है वो आंसर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, सो इट विल बी 1। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए स्ट्रेट अवे वो मार्क कर देते हैं 2। सो ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आइए चेक करते हैं कि कितना समय लगेगा इस पेपर को आइडियली ख़त्म होने में। अगर अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है एंड टाइम सेव करना है, सो दैट कि मैथ्स के अंदर जो है वो हम ज़्यादा थोड़ा समय रख के चलें मैथ को लेके। सो पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, ओके। सो ये तो बहुत आसान सवाल था, ये आप 20 सेकेंड ले लीजिए। 63rd वाला जैसे कि मैंने उसको डीकोड किया ना, अगेन ये 30 सेकेंड ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। जिगलर नेटा कैटलिस्ट वाली जो बात थी वो 10 सेकेंड, स्ट्रेट अवे एक ही आंसर है, आप वहाँ से मार्क करके निकल जाइए। सो अभी तक 1 मिनट हुआ है। ये ले लो आप 20 सेकेंड, इसमें आप ले लो 40 सेकेंड, सो 2 मिनट हो गए हैं। ये रूबीडियम वाले में आप ले लो 30 सेकेंड, फिर से इसमें आप ले लो कितना 20 सेकेंड्स ले लो, तो अभी तक कितने हुए 3 मिनट हुए हैं। 67th में आप ले लो 45 सेकेंड्स, ठीक है। 69th में आप ले लो 15 सेकेंड्स। आसान आसान सेगमेंट्स है भाई, अभी तक 4 मिनट हुए हैं। अगर मैं 78 की बात करूं देन इसमें आप 30 सेकेंड्स ले लो, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सोचने में। 72 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देन इट विल बी लाइक 15 सेकेंड्स। अगर मैं 71 की बात करूं देन 71 में आप ले लो 30 सेकेंड्स, ठीक है। 73rd में आप ले लो 30 सेकेंड्स अगेन, ऑल्दो वो उतना लगेगा नहीं बट फिर भी मैं दे रहा हूँ। सो आइडियली मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक 6 मिनट ख़त्म हो चुके हैं आपके। फिर उसके बाद KMNO4 वाला जो सेगमेंट है ये स्ट्रेट वे मॉड्यूल का है, सो यू शुड नॉट बी गिविंग मोर देन 15 सेकेंड्स। 75th वाला चूँकि ये 2-3 बार प्रीवियस ईयर सवाल है, सो यू शुड नॉट बी गिविंग मोर देन 15 सेकेंड्स। यही तो आइडियल थॉट प्रोसेस होता है ना एग्ज़ाम के अंदर, आप क्या सोच रहे हो क्वेश्चन के अगेंस्ट। सो ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। फिर 77th आप दे दो इसमें 30 सेकेंड्स। सो अभी टोटल कितने हुए थे, आई थिंक 6 मिनट हुए थे, यस। सो इट इज़ लाइक नाउ अभी 7 मिनट हो गए हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स अगेन 30 seconds, not more than 30 seconds. 78 not more than 30 seconds. सो 8 मिनट हुआ है। 79th में आप थोड़ा डबल प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, सो आप 1 मिनट ले लीजिए, सो 9 मिनट्स। एंड जो 88th वाला सवाल है इसको आप 30 सेकेंड्स में कीजिए। सो इन टोटल सेक्शन 1 जो है वो आपका समवेयर अराउंड 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसमें कुछ है नहीं भाई, ठीक है। एंड अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं देन सेक्शन 2 में आप ले लो ये, इसको कितने में करोगे सॉल्व, 1 मिनट ले लो। फिर जो 86th है आप इसको ले लो, कितना 1 मिनट आप इसके लिए भी ले लो, ठीक है। सो 2 मिनट हुए। एंड ये जो 89th है इसमें कितना लोगे आप 30 सेकेंड्स, या फिर छोड़ो 1 मिनट ले लो आप। 88 वाले में भी आप 1 मिनट ले लो एंड 89th वाले में भी आप 1 मिनट ले लो। सो इन टोटल अगर आप देख पा रहे हो देन फिर से इस वाले पेपर डिस्कशंस में एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस करी, जिसने सिर्फ इसको 15 मिनट में सॉल्व कर दिया। आपको फिर से 5 से 7 मिनट देने हैं डबल श्योर होने के लिए, चेक करने के लिए कि कुछ ऐसे ऑप्शंस तो आपने नहीं मार्क कर दिए हैं
जो जल्दी जल्दी में जो है वो गलत हो गए हैं, ठीक है। सो डबल एश्योरेंस के लिए आप 5 से 7 मिनट और दीजिए। सो आपको भी इसी सोच के साथ एग्ज़ाम में जाना है, इसी थॉट प्रोसेस के साथ एग्ज़ाम में जाना है, एंड एग्ज़ाम में जाने के बाद सारे क्वेश्चंस को उसके मेरिट के हिसाब से सॉल्व कर देना है। अब वो मेरिट 1 मिनट का हो, 30 सेकेंड का हो, या फिर 10 सेकेंड का हो, आपको कोई सेकेंडरी थॉट नहीं आना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जो चीज़ ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से पेपर डिस्कशंस के साथ। स्टूडेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस होता है, टॉपर्स का क्या थॉट प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, एंड आपको एक आइडिया फिर से लग जाएगा कि पेपर को कैसे हैंडल करना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कैम, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।